अच्छा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने आज जो है वो पढ़ना है 371 से। ठीक हो गया? पाकिस्तान पिनल कोड, हैप्चुअल डीलिंग इन स्लेव्स। अब 371 डील करता है उन लोगों के साथ जो लोग हैप्चुअली जो है वो कनेक्टेड होते हैं इस स्लेवरी के अंदर। ठीक हो गया? जो हैप्चुअली कनेक्टेड होते हैं, लोगों को पकड़ते हैं, स्लेव बनाते हैं और उनको उनकी मर्जी, उनकी विल के बगैर रिस्ट्रेन करते हैं और उनसे अपनी मर्जी का काम करवाते हैं। हूएवर, जो कोई हैप्चुअली इंपोर्ट्स, हैप्चुअली इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट करता है, रिमूव्स, बाइज, सेल्स, ट्रैफिक्स और डील्स इन स्लेव्स। जो कोई भी आदतन, जिसको अब आदत हो गई है, हैप्चुअली इंपोर्ट करता है या एक्सपोर्ट करता है, बाय एंड सेल का काम करता है स्लेव्स की। ठीक हो गया जी? ट्रैफिकिंग करता है इनकी। तो शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। ऐसे शख्स को जो सजा होगी वो होगी इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ की, और विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 10 ईयर्स। ठीक हो गया जी? इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ होगी, या फिर 10 साल तक कैद की उसको जो सजा है वो सुनाई जा सकती है। शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन, और जुर्माना भी साथ ही लगेगा। नंबर 372 जो है ये रिपील कर दिया था। इन्फोर्समेंट ऑफ हदूद ऑर्डिनेंस ने 1979 के अंदर आया था ये। सेलिंग माइनर फॉर पर्पसेस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन। और उसके बाद 373 बाइंग माइनर फॉर पर्पस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन, ये भी रिपील कर दिया था। इससे जो ये एक आया था इन्फोर्समेंट ऑफ हदूद, जो एक ऑर्डिनेंस आया था 1979 के अंदर। अच्छा जी, उसके बाद 374 है जी हमारे पास, अनलॉफुल कंपल्सरी लेबर। whoever unlawfully compels any person to labor against the will of that person। जो कोई गैर कानूनी तौर पे किसी शख्स को मजबूर करता है उसकी मर्जी के बगैर कि वो कोई भी लेबर का काम करे। ठीक हो गया जी? shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 5 years or with fine or with both। 5 साल तक कैद की सजा, जुर्माना, या दोनों चीजें दी जा सकती हैं उस बंदे को। अच्छा, ये अनलॉफुल कंपल्सरी लेबर कहाँ पे होती है? ऐसा कैसे हो सकता है कि आप किसी बंदे को किसी की विल के बगैर जो है वो उससे लेबर लें? इसकी जो वाजह और आजकल जो मिसाल है वो है ये जो भट्ठे चल रहे हैं, यहाँ पे जो लेबर रखी जाती है, बाज औक़ात इन लोगों को जो है वो जबरदस्ती इनसे काम जो है वो लिया जाता है बेगार के तौर पे। उनको थोड़े से पैसे दे के इनको वहां पे वो बाउंड कर लेते हैं और वो फिर सूद दर सूद मामला चलते रहते हैं। तो ये आजकल जो है वो चल रहा है। या फिर ये जो हमारे मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो एक डेयरों पे काम करवाते हैं अपने भैंसों का और गाय वगैरह, और ये खेती बाड़ी के अंदर बाज लोगों ने लोग रखे होते हैं ऐसी बेगार के ऊपर। तो ये उनकी अपनी विल नहीं होती, उनसे जबरदस्ती उनको फंसा के उनसे काम करवाया जाता है। तो 374 उनसे डील करता है। Whoever compels a prisoner of war or protected person to serve in the armed forces of Pakistan shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 1 year। अच्छा जी, जो बंदा कंपेल करता है किसी वॉर प्रिजनर को, वॉर प्रिजनर इवन कि अब देखें हमारे जो है यहाँ पे, खैर पाकिस्तान की तो हम क्या ही बात करें, यहाँ पे तो जिंदा और अच्छे खासे चलते फिरते लोगों को जो है वो एक आज़ादी मैसर नहीं होती, या उनकी मर्जी जो है वो या मंशा शामिल नहीं होती चीज़ों के अंदर। लेकिन जो कानून है वो जो एक वॉर प्रिजनर्स हैं उनको भी प्रोटेक्ट करता है कि अगर आप वार प्रिजनर है फिर भी आपको कंपल्सरी लेबर के लिए कंपेल नहीं किया जा सकता। ठीक हो गया? या फिर आर्म फोर्सेस को उन्होंने जिक्र कर दिया यहाँ पे। तो अगर ऐसी सूरत में आप करते हैं तो आपको 1 साल तक कैद की सजा जो है वो सुनाई जा सकती है या सुनाई जाएगी। एक्सप्लेनेशन है, इन दिस सेक्शन द एक्सप्रेशन प्रिजनर ऑफ वॉर एंड प्रोटेक्टेड पर्सन shall have the same meaning as have been assigned to them respectively by Article 4 of the Geneva Convention relative
द ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर्स ऑफ वॉर ऑफ अगस्त 12 1949। अच्छा भाई, यहाँ पे एक बड़ी दिलचस्प मैं आप लोगों को बात बता दूं कि ये लॉज जो हमारे पास इस वक्त जितने भी अवेलेबल हैं, मौजूद हैं, ये बाज ऐसे भी लॉज हैं जो हमारे पास ट्रीटीज की सूरत में आए और हम हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट किए जाते हैं या हमसे इम्प्लीमेंट करवाए जाते हैं। अब जैसे जो अगर आप इंटरनेशनल लॉ के स्टूडेंट रहे तो ट्रीटीज और कन्वेंशन जो हैं वो आपने सुनी होगी। तो ये जो प्रिजनर ऑफ वॉर या प्रोटेक्टेड पर्सन है, ये देखें कन्वेंशन या ट्रीटमेंट हुआ यहाँ पे वो बता रहे हैं कन्वेंशन, जिनेवा कन्वेंशन 1949 वहां से लिया गया। और इसके अंदर जो प्रिजनर ऑफ वॉर या प्रोटेक्टेड पर्सन का जिक्र है वो एज एज सेम एज जो है वो है जैसा कि जिनेवा कन्वेंशन के अंदर है, आर्टिकल 4। अच्छा जी, 375 ये भी रिपील हो गया, ये रेप से रिलेटेड था, ये हमारा चला गया इन्फोर्समेंट ऑफ हदूद के अंदर। अच्छा जी, पनिशमेंट ऑफ जो रेप है 376 ये भी हमारा इन्फोर्समेंट ऑफ हदूद के अंदर चला गया। अच्छा जी, अब 377 है हमारा अननेचुरल ऑफेंस। अब यहाँ पे जो है वो ये कहता है कि whoever voluntarily has carnal intercourse against the order of nature with any man, woman, or animal shall be punished with imprisonment for life or with imprisonment of either description for a term which shall not be less than 2 years nor more than 10 years and shall also be liable to fine। अच्छा जी, रेप तो सिंपली उसका कंसेप्ट तो डेफिनेटली आप लोगों का होगा। अननेचुरल जो ऑफेंसेस हैं इनके अंदर एक ऐसे ऑफेंसेस हैं सेक्स से रिलेटेड जो कि यानी कि नेचर के अगेंस्ट है। ठीक हो गया जी। आप चाहे वो मैन के साथ है, चाहे वो विमेन के साथ है, या चाहे किसी एनिमल के साथ है, अगर आप अननेचुरल लस्ट या अननेचुरल ऑफेंस जो है वो कमिट करते हैं तो आपको जो पहली सजा है वो दी जा सकती है इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ की। उसके बाद अगर आपको एज अ ताजीर, वो भी खैर ताजीर की ही है, फिर यहाँ पे आ गया कि फिर ऑफेंस की ना नेचर भी देखी जाती है। तो कम से कम 2 साल सजा और ज्यादा से ज्यादा 10 साल तक कैद की सजा सुनाई जा सकती है। यानी कि ये नहीं कि आप जज कोर्ट की डिस्क्रिप्शन नहीं है कि अप टू 7 ईयर्स या अप टू 10 ईयर्स नहीं है, चाहे वो 1 महीना सुना दे, ऐसा नहीं है। लेकिन कम से कम जज 2 साल से कम नीचे नहीं आ सकता और 10 साल से ऊपर नहीं जा सकता, यानी कि 11 12 13 14 साल की नहीं है। फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, अगर आपने एक एक ऐसी एक ह्यूज पनिशमेंट देनी है तो सुप्रीम पनिशमेंट देनी है आपने तो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है। अगर आपने उससे नीचे आना है तो 10 साल और 2 साल के दरमियान आपने ये सजा जो है वो देनी है और साथ में जुर्माना भी किया जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है। Penetration is sufficient to constitute the carnal intercourse necessary to the offense described in this section। अच्छा जी, यहाँ पे यानी कि जो पेनिट्रेशन है वो जो है इट इज सफिशिएंट कि ये जो अननेचुरल ऑफेंस है ये कमिट हो गया, ठीक हो गया। जो बाद के मामलात हैं वो हुए या नहीं हो गए, एक बार पेनिट्रेशन हो गई तो ये समझा जाएगा कि ये ऑफेंस कमिट हो गया। अच्छा जी, हमारा चैप्टर 16A जो है वो यहाँ पे आके कंप्लीट हो जाता है, पाकिस्तान पीनल कोड का। अच्छा जी, उसके बाद हमने पढ़ना पढ़ना है चैप्टर 17, ये लास्ट हमारा चैप्टर है पीपीसी का, जो जिसमें से 10 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं वो पाकिस्तान पीनल कोड में से पूछे जाएंगे लॉ एड के अंदर। ये जो चैप्टर 17 है ये है जी ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही है? जी सर। जी ठीक हो गया। असद, आपकी तबीयत कैसी है? असद का एक्सीडेंट हुआ था, अब आप कैसे हैं? जी जी सर, गुजारा हुआ है बिल्कुल। अब ठीक हूँ सर। फ्रैक्चर वगैरह तो नहीं हुआ आपको? जी जी बिल्कुल, तकरीबन इम्प्रूवमेंट स्टार्ट हुआ है। चले माशाल्लाह। 21 को असल में आपका वो इंटरव्यू भी है, तो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू अल्लाह सर। पाक जो है आपके लिए आसानी पैदा फरमाए। अच्छा जी, थेफ्ट 378, theft, whoever intending to take dishonestly any movable property out of the possession of any person without that person's consent
moves that property in order to such taking is said to commit theft. थेफ्ट एक ऐसा क्राइम जिसके अंदर जो कमिट होता है तो मूवेबल प्रॉपर्टी पे। इमूवेबल प्रॉपर्टी तो आप लेके जा ही नहीं सकते, छीन सकते हैं। जैसे अभी मूवेबल प्रॉपर्टी आपकी एक लैंड है, उसके ऊपर कब्जा हो जाता है, आपसे छीन ली जाती है, लेकिन थेफ्ट में नहीं आती। थेफ्ट कहता है कि मूवेबल प्रॉपर्टी अगर आपसे किसी ने छीन ली है, आपकी पोजेशन से, आपकी विलिंगनेस के अगेंस्ट आपसे कोई चीज छीनी गई, आपकी घड़ी, कराची से जो लोग हैं, आपका पर्स या आपका मोबाइल, आप लोगों को तो खैर आदत हो गई होगी इन चीजों की, क्या ख्याल है? जी सर। हाँ जी, वो तो ऐसी ऐसी वीडियोस आती हैं कि आजकल तो ये चल रहा है कि जैसे ही बंदा बाइक से उतरता है, अगला बंदा फोन कर रहा है तो उसे अकाउंट से हटा के दे देता है कि जी ये ले आप अब मेरा मोबाइल ले लें। तो मतलब कि ये यूज टू हो गए। तो थेफ्ट बेसिकली ये चीज फॉल करती है। थेफ्ट के अंदर आपकी पर्सनल कंसेंट लिए बगैर आपसे आपकी चीज छीन ली जाए, मूव कर दी जाए, आपको डिप्राइव ऑफ कर दिया जाए आपकी उस प्रॉपर्टी से, तो इट इज सेड टू कमिट थेफ्ट। ठीक हो गया जी। अब इसकी एक एक्सप्लेनेशन जो है वो हम देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन वन, a thing so long as it is attached to the earth, not being movable property, is not the subject of theft. वही बात आ गई, but it becomes capable of being the subject of theft as soon as it is served from the earth. अब यहाँ पे कह रहे हैं कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि जमीन के साथ अटैच्ड होती हैं, डेफिनेटली वो थेफ्ट के अंदर नहीं है। लेकिन अगर वो आपसे छीन ली गई, यानी कि आपसे वो फिक्स थी वहां पे, ठीक है, लेकिन वो वहां से उखाड़ ली गई है, तो फिर वो सब्जेक्ट बन सकता है इस थेफ्ट का। एक्सप्लेनेशन टू, अ मूविंग इफेक्टेड बाय द सेम एक्ट व्हिच इफेक्ट्स द सर्वेंट्स में बी अ थेफ्ट। ठीक हो गया। एक्सप्लेनेशन नंबर थ्री, अ पर्सन इज सेड टू कॉज अ थिंग to move by removing an obstacle which prevented it from moving, or by separating it from any other thing as well as by actually moving it। यहाँ पे वही बातें की जा रही हैं कि बहुत चीजें ऐसी होती हैं जो मूवेबल नहीं होती हैं, लेकिन उनको मूव कर दिया जाता है, तो वो सब्जेक्ट मैटर बन जाएगा थेफ्ट का। ओके जी, इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। आपने जो चीज याद रखनी है वो ये है कि थेफ्ट बेसिकली है क्या, कौन सी चीज थेफ्ट के अंदर आती है, मूवेबल या इमूवेबल। मूवेबल डेफिनेटली। उसके बाद पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन के नीचे अगर कहीं भी इलस्ट्रेशन दी गई है तो गलती से भी मिस नहीं करनी। ठीक हो गया जी। इलस्ट्रेशन जो है ये पूछी जाती हैं, अक्सर सवाल इलस्ट्रेशन से पूछा जाता है, और यही इलस्ट्रेशन वहां पे आई होती हैं। एग्जामिनर नई ये न्यू एग्जाम्पल जो है वो पुट नहीं करता है, यही उठा के वहां पे पेस्ट की जाती है। उसकी वजह ये है कि ये लॉ है, और लॉ कोई भी बंदा जो है वो नहीं बना सकता, और ना ही इलस्ट्रेशन वहां पे खुद से पुट कर सकता है, क्योंकि उससे गलतियों के चांस होते हैं। और एचईसी या जो भी बंदा पेपर सेट करता है, वो किसी भी गलती को यानी कि करने का अब मुतहम्मिल नहीं है, जितना रोला रप्पा डलता है। ठीक हो गया जी। मिस्टर ए कट्स डाउन अ ट्री ऑन हिज ग्राउंड। मिस्टर ए ने, जनाब, वो उसके पास कुल्हाड़ा था, उसने देखा कि जी की जमीन के ऊपर को बड़ा तना आवर जो है दरख्त खड़ा हुआ, उसने वो गिरा दिया, काट दिया। विद द इंटेंशन ऑफ डिसऑनेस्टली टेकिंग द ट्री आउट ऑफ दीज पोजेशन। उसका जो मकसद था ना वो ये था कि मैं चुप करके शाम को आऊंगा और ये जो ट्री है ना ये उठा के जी की जो पोजेशन में उस वक्त था, जी की ग्राउंड पे है तो समझना उसकी पोजेशन में है, उठा के ले जाऊंगा विदाउट जीज कंसेंट। जी की कंसेंट नहीं है, जी को पता नहीं है, जी साहब जो है वो घर सो रहे। ठीक हो गया जी। देन क्या होगा? अच्छा जी, here as soon as A has served the tree in order to such taking he has committed theft। जैसे ही मिस्टर ए ने वो ट्री उठाया और जनाब उसने उसको मूव किया, तो ऐसी सूरत में मिस्टर ए ने कमिट कर दिया है थेफ्ट। इज इट क्लियर? सबको समझ आ गई है थेफ्ट की? जी सर। ठीक हो गया जी। मिस्टर शबीना, आपका जो कैमरा है वो ऑन है आई थिंक, तो इसको जो है वो ऑफ ऑफ कर दें। ओके, इसकी काफी सारी जो है ना वो एक एग्जांपल्स हैं। ये आप लोगों ने इलस्ट्रेशन सारी देख लेनी है, कोई एक भी मिस नहीं करनी, बड़ी आसान है और बड़ी दिलचस्प होती है। 379, पनिशमेंट फॉर थेफ्ट।
अक्सर 379 जो है, ये जो चोरी की ये लगी हुई होती है FIR के अंदर। अच्छा, हमेशा याद रखना है कि FIR के अंदर हमेशा उस सेक्शन का जिक्र मिलेगा जिस सेक्शन के अंदर पनिशमेंट होती है, ना कि उस सेक्शन का जो उस ऑफेंस को डिफाइन कर रहा हो। ठीक हो गया? आवाज आ रही है? जी सर। Okay. Whoever commits theft shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years or with fine or with both. आपने थेफ्ट कमिट किया, आपने चोरी की, आपने किसी की मूवेबल जो प्रॉपर्टी है उससे उसको उसकी कंसेंट के बगैर डिप्राइव ऑफ किया, तो ऐसी सूरत में आपको 3 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों सजाएं सुनाई जा सकती हैं। ठीक हो गया जी। 380, थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस। ठीक हो गया जी। Whoever commits theft in any building, tent or vessel, which building, tent or vessel is used as a human dwelling or used for the custody of property shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine. आपने चोरी की किसी घर से, या आपने, अब देखें, जो एक हाउस है उसके आपके पास बिल्डिंग है, वो भी इसी डेफिनेशन के अंदर आता है। टेंट है, आपके पास टेंट है, वो भी इसी डेफिनेशन के अंदर फॉल करता है। वेसल है, वो भी इसी डेफिनेशन के अंदर फॉल करती है। अब ये नहीं है कि आपने टेंट किसी का लगा हुआ उसमें से चीजें चोरी कर ली और वो आप कहें कि नहीं मेरे ऊपर ये सेक्शन अप्लाई नहीं होता। टेंट, बिल्डिंग और वेसल, ये तीनों चीजें इसके अंदर आती है। वहां से, या फिर वो प्रॉपर्टी जहां पे या जिस चीज की कस्टडी में वो आप, फॉर एग्जांपल कोई आपने गोडाउन बनाया हुआ है, ठीक हो गया जी, आपने वहां से किसी की कोई चीज चोरी कर ली है, तो ऐसी सूरत में आप 7 साल तक की जो कैद है या फिर जो है आपको साथ में जुर्माना, ये दोनों चीजें बल्कि जुर्माना और 7 साल तक की कैद, दोनों चीजें सुनाई जा सकती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 381 सेक्शन, थेफ्ट बाय क्लर्क और सर्वेंट और प्रॉपर्टी इन पोजेशन ऑफ मास्टर। तो जब थेफ्ट कमिट कर लेते हैं, क्लर्क्स भी कर लेते हैं, सर्वेंट्स हैं आपके वो भी, और या आप किसी के पास प्रॉपर्टी अपनी रखवाते हैं वो भी। तो ऐसी सूरत में whoever being a clerk or servant or being employed in the capacity of a clerk or servant commits theft in respect of any property in the possession of his master or employer shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine. 7 साल तक कैद की सजा साथ में जुर्माना अगर आपने थेफ्ट कमिट किया बीइंग अ क्लर्क या बीइंग अ सर्वेंट, या आपके पास किसी ने कोई चीज रखवाई थी उसमें से। 381A, थेफ्ट ऑफ अ कार और अदर मोटर व्हीकल्स। अगर आप कार या कोई भी और मोटर व्हीकल जो है वो चोरी करते हैं तो उसकी क्या सजा होगी? Whoever commits theft of a car or any other motor vehicle, including motorcycle, scooter, and tractor, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and with fine not exceeding the value of the stolen car or motor vehicle. यहाँ पे सिंपली ये कह रहा है कि 7 साल तक कैद की सजा, और जो चीज आपने चुराई थी उसकी मालियत तक की आपको जो बतौर जुर्माना सजा सुनाई जा सकती है। एक्सप्लेनेशन इन्होंने दे दी, theft of an electric motor of a tube or transformer shall be within the meaning of this section. इलेक्ट्रिक मोटर जो है या आपने ट्रांसफार्मर ही बाज लोग तो खाड़ के ले जाते हैं, बड़े बाहिम्मत और मेहनती लोग, तो ऐसी सूरत में भी 381A अप्लाई होता है। समझ आ गई है यहाँ तक? समझ आ गई है कि सब लोग सो रहे हैं? सर मैं तो नहीं जागी सर, हुई हूँ। नहीं। ओके, असद आपको समझ नहीं आई? जी जी समझ आई सर, बिल्कुल ओके, ठीक। ओके, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, 382, theft after preparation made for causing death, hurt or restraint in order to the committing of the theft। बड़ा सख्त सेशन आ रहा है, सेक्शन सॉरी आ रहा है 382। whoever commits theft, जिस किसी ने, जो कोई भी कमिट करता है थेफ्ट, हैविंग मेड प्रेपरेशन फॉर कॉजिंग डेथ,
जो तैयारी के साथ जाता है कि जनाब अगर आज कोई सामने आया तो मुझे मारना भी पड़ा तो मैं मार दूंगा और हर्ट, या फिर मुझे अगर अगले बंदे को नुकसान पहुंचा के कोई ग्रीवियस हर्ट पहुंचा के भी कोई चीज लेना पड़ी मैं लूंगा, और रेस्ट्रेंट और फियर ऑफ डेथ, वो या फिर रेस्ट्रेन कर देता है किसी बंदे को, या फिर ऑफ डेथ के अंदर जो है वो डाल देता है अगले बंदे को, यानी कि उसने गन ऐसे करके निकाली और कहा कि जनाब जो कुछ है दे दो, तो अगले बंदे ने अपनी जान के खतरे को महसूस करते हुए वो चीज दे दी, और ऑफ हर्ट और ऑफ रेस्ट्रेंट टू एनी पर्सन in order to committing of such theft, or in order to the effecting of his escape after the committing of such theft, or in order to the restraining of properties taken by such theft, sorry, shall be punished with rigorous imprisonment for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine. ऐसे लोग जो बाकायदा तैयारी के साथ जाएं कि मुझे कत्ल करना पड़ा, मुझे मारना पड़ा, मुझे जो भी करना पड़ा, मैं ये आज चीज छीन के लाऊंगा, या फिर वो चीज छीनते हुए आपने अगले बंदे को उस फियर के अंदर मुब्तला किया, तो ऐसे लोगों के लिए कानून के अंदर थोड़ी सी सख्त सजा है, और वो है 10 साल तक कैद, वो भी बामुशक्कत, रिगरस इम्प्रिजनमेंट। ठीक हो गया जी, साथ में जुर्माना। इलिस्ट्रेशन एक देख लेते हैं। मिस्टर ए कमिट्स थेफ्ट ऑन प्रॉपर्टी इन जीज पोजेशन। मिस्टर ए ने थेफ्ट कमिट किया जी की प्रॉपर्टी के ऊपर जो उसकी पोजेशन में थी, एंड व्हाइल कमिटिंग दिस थेफ्ट, इस थेफ्ट को कमिट करने के दौरान he has a loaded a pistol under his garment, having provided this pistol for the purpose of hurting Z। उसके पास जो है ना, कपड़ों के नीचे उसने एक पिस्टल छुपाया हुआ था जो लोडेड था। ठीक हो गया जी, और जिसका पर्पस ये था कि मैं जी को हर्ट पहुंचा दूंगा इन केस जी शुड रेजिस्ट, अगर जी ने रेजिस्ट किया। ठीक हो गया जी। ए हैज कमिटेड द ऑफेंस डिफाइंड इन दिस सेक्शन, ऐसी सूरत में ए ने कमिट कर दिया वो ऑफेंस, चाहे जी ने रेजिस्ट नहीं किया, वो मजे से आया चीजों नहीं चला गया, ठीक है, लेकिन चूंकि उसने वो प्रेपरेशन कर ली थी, उसकी तैयारी थी, वो तैयार था, तो ऐसी सूरत में 382 लागू हो जाएगी। समझ आ गई है जी सबको? समझ आ गई है सबको? जी जी सर। ओके, आवाज में तो मसला नहीं आ रहा मेरी? सर आवाज क्लियर आ रही है। ओके नहीं क्लियर है सर। ओके, एक्सटॉर्शन 383। whoever intentionally, जो कोई जानबूझ के, puts any person in fear of any injury to that person, जो कोई जानबूझ के किसी दूसरे बंदे को इस खौफ के अंदर मुब्तला करता है कि मैं तुम्हें इंजरी पहुंचाऊंगा, और टू एनी अदर, किसी को भी, एंड देयर बाय डिसऑनेस्टली, यानी कि उस बंदे को, या फिर उसके साथ बच्चा खड़ा हुआ है उसको उसको ये भाई जी तुम ये करते हो या फिर मैं इसको मार दूं, and thereby dishonestly induces the person so put in fear to deliver to any person any property or valuable security or anything signed or sealed which may be converted into a valuable security commits extortion। वो ये कह रहा है कि आपने जानबूझ के किसी बंदे को इस खौफ के अंदर मुब्तला किया कि भाई साहब अगर आपने ये पैसे, ये मोबाइल, ये घड़ी, या ये चेक, या ये प्रोमिसरी नोट, कोई भी चीज, कोई भी वैल्यूएबल थिंग मुझे ना दी, तो मैं या आपको, या आपके साथ जो बच्चा है या बीवी है या बहन है जो भी है, मैं इसको गोली मार दूंगा, मैं इसको जान से मार दूंगा, या इसको मैं नुकसान पहुंचाऊंगा। ऐसा करना आपका एक्सटॉर्शन के जुमरे में आता है। ठीक होगा जी। इलस्ट्रेशन इसकी देख लेते हैं। मिस्टर ए थ्रेटन्स टू पब्लिश अ डेफेमेटरी लिबल कंसर्निंग जी। मिस्टर ए ने थ्रेट किया कि मैं जनाब पब्लिश कर दूंगा एक डेफेमेटरी लिबल। लिबल बोलते हैं यानी कि उसकी साख को नुकसान पहुंचाने के लिए ना, आप यानी कि कोई एक इश्तिहार छाप दे, या उसकी बदनामी के, उसको डिफेम करने के लिए कोई वॉइस नोट या कोई भी ऐसी थिंग, तो बेसिकली ये चीज। अच्छा, वैसे ये जो लिबल है इसकी डेफिनेशन जो है ये आप लोगों ने देख लेनी है।
जब मेरा लॉ गेट हुआ था 2018 में, उस वक्त चूंकि लॉ ऑफ टॉर्ट्स भी शामिल था, तो लिबरल उन्होंने मुझसे पूछा था, और ये लॉ ऑफ टॉर्ट के अंदर ही आता है, यानी कि सॉरी, ये किसी को वो डिफेम करने के लिए जो है ना ये होता है। कंसर्निंग जी, अनलेस जी गिव्स हिम मनी, मिस्टर ए ने कहा कि यार चूंकि मैं एक बड़ा नामवर सहाफी हूँ, आप मुझे ये चीज नहीं देंगे, पैसे नहीं देंगे या कोई भी चीज, तो मैं जनाब आपके खिलाफ फलानी स्टोरी ब्रेक कर दूंगा, जिससे आपकी जो एक साख है वो मुतासिर होगी। ही दस इंड्यूसेस जी टू गिव हिम मनी, उसने यहाँ पे इंड्यूस किया जी को कि आप मुझे ये पैसे दे। ए हैज कमिटेड एक्सटॉर्शन, ए ने यहाँ पे एक्सटॉर्शन कमिट की है। ठीक हो गया जी। नीचे वाली इलस्ट्रेशन इसकी हम देख लेते हैं। ए थ्रेटन्स जी दैट ही विल कीप जीज चाइल्ड इन wrongful confinement, ए ने थ्रेट किया जी को कि वो जी के बच्चों को पकड़ लेगा और रोक लेगा, wrongfully confine कर लेगा, unless जी will sign and deliver to मिस्टर ए अ प्रोमिसरी नोट। ठीक हो गया, बाइंडिंग जी। तो अदरवाइज आप जो है ना, मुझे जी को कहा गया मिस्टर ए ने कि आप मुझे अदरवाइज प्रोमिसरी नोट जो है वो साइन करके दें टू पे सर्टेन मनी टू ए, कि मैंने जनाब मैं इस डेट पे जी को इतने पैसे पे करूंगा। जी साइंस एंड डिलीवर्स द नोट, जी ने अब साइन भी कर दिया मजबूर नोट, नोट भी डिलीवर कर दिया। ए हैज कमिटेड एक्सटॉर्शन, तो ए ने एक्सटॉर्शन कमिट किया है। एक्सटॉर्शन का जो एक थीम है, समझ आ गई आप लोगों को? जी सर। ओके। पनिशमेंट है जी एक्सटॉर्शन की, वो है 3 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों चीजें, 384 के अंदर। ठीक हो गया जी। पनिशमेंट ऑफ एक्सटॉर्शन, 3 साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों चीजें। 385, पुटिंग पर्सन इन फियर ऑफ इंजरी इन ऑर्डर टू कमिट एक्सटॉर्शन, whoever in order to the committing of extortion puts any person in fear or attempts to put any person in fear of any injury shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or with fine or with both। ठीक हो गया जी। यहाँ पे अगर आपने किसी भी शख्स को इस खौफ में मुब्तला किया इंजरी की, तो ऐसी सूरत में एक्सटॉर्शन की जो सजा है वो 2 साल हो जाएगी, या जुर्माना, ये दोनों चीजें। एक्सटॉर्शन बाय पुटिंग अ पर्सन इन फियर ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट, 386, अगर आपने एक्सटॉर्शन कमिट करते हुए किसी शख्स को डेथ कमिट करने की, उसकी उस खौफ के अंदर मुब्तला किया या ग्रीवियस हर्ट के, whoever commits extortion by putting any person in fear of death or of grievous hurt to that person to any other shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। तब ऐसी सूरत में जो एक्सटॉर्शन की सजा है वो बढ़ के 10 साल हो जाएगी। ठीक हो गया जी। और यहाँ पे जो जुर्माना है वो भी आपको जरूर लागू आपके ऊपर किया जाएगा। 387, पुटिंग पर्सन इन फियर ऑफ डेथ और ऑफ ग्रीवियस हर्ट इन ऑर्डर टू कमिट एक्सटॉर्शन, whoever in order to the committing of extortion puts or attempts to put any person in fear of death or of grievous hurt to that person or to any other shall be punished with imprisonment of other description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। अच्छा जी, यहाँ पे ये कह रहा है, अच्छा ऊपर वाले और नीचे वाले की मुझे दोनों चीजें मिक्स अप हो गई, इसने क्या किया। एक्सटॉर्शन बाय पुटिंग अ पर्सन इन फियर ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट। ओके। अच्छा ये नीचे कह रहा है whoever in order to the committing of extortion puts or attempts to put any person in fear of death or of grievous hurt to that person or to any other shall be punished with imprisonment of either description for a term। ओके। अच्छा मुझे 386 और 387 में जो फर्क जो है वो नजर आया, वो ये है, ऊपर भी डेथ की बात की गई है। ठीक हो गया जी। अच्छा नीचे भी डेथ की है, ऊपर भी ग्रीवियस हर्ट की, नीचे भी। लेकिन यहाँ पे किसी और शख्स का भी यहाँ पे जिक्र कर दिया गया कि अगर आपने उस बंदे के साथ किसी और शख्स को इन्वॉल्व करके, यानी कि उसके बेटे का करके या बहन का करके या किसी और का करके, तो तब ऐसी सूरत में जो सजा है वो 7 साल हो जाएगी, जुर्माना तब भी लागू होगा। ठीक हो गया जी। 388, extortion by threat of accusation of an offense punishable with death or imprisonment for life
etc. Whoever commits extortion by putting any person in fear of an accusation against that person or any other of having committed or attempted to commit any offense punishable with death or with imprisonment for life, with imprisonment for a term which may extend to 10 years, or of having attempted to induce any other person to commit such offense shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years. यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर आपके ऊपर जो है एक्सटॉर्शन की जाती है, आपको थ्रेट करके कि जनाब मैं आपको फॉर एग्जांपल किसी मर्डर केस के अंदर फंसा दूंगा या किसी जो है ऐसी केस के अंदर फंसा दूंगा जिसके जो सजा है वो 10 साल तक हो सकती है, ठीक है, या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ की किसी उसके अंदर मैं आपको फंसा दूंगा, तो आपको इंड्यूस किया जाता है कि अदरवाइज आप मुझे ये चीज दे दें, तो ऐसी सूरत में आपको 10 साल तक कैद की सजा या जुर्माना जो है साथ में वो लगाया जा सकता है। ठीक हो गया जी। एंड इफ द ऑफेंस बी वन पनिशेबल अंडर सेक्शन 377 ऑफ दिस कोड में बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। अगर अननेचुरल लस्ट का आपको धमकी लगाते हैं कि मैं आपको किसी अननेचुरल लस्ट के केस के अंदर फंसा दूंगा, तो तब ये सजा 10 साल तक नहीं रहेगी बल्कि इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ तक भी जा सकती है। ठीक हो गया जी। 389 putting person in fear of accusation of offense in order to commit extortion. Whoever in order to the committing of extortion puts or attempts to put any person in fear of an accusation against that person or any other of having committed or attempted to commit an offense punishable with death or with imprisonment for life or imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine, and if the offense be one punishable under section 377 of this code may be punished with imprisonment for life. तो यहाँ पे imprisonment for life तक extend कर गई robbery और डकैती। ठीक हो गया जी। robbery, in all robbery there is either theft or extortion. robbery के अंदर या extortion होगी या theft होगा। सॉरी, रॉबरी के अंदर एक्सटॉर्शन या थेफ्ट इन दोनों में से कोई एक चीज जरूर होगी। अब रॉबरी जो है, व्हेन थेफ्ट इज रॉबरी, इस कंसेप्ट को देख लेते हैं कि जो थेफ्ट है, अब रॉबरी जो है वो थेफ्ट भी है या फिर एक्सटॉर्शन, दोनों में से है। लेकिन वो थेफ्ट रॉबरी कब बनता है या एक्सटॉर्शन रॉबरी कब बनता है ये हम देख लेते हैं। थेफ्ट इज रॉबरी, थेफ्ट रॉबरी है इफ अगर इन ऑर्डर टू द कमिटिंग ऑफ द थेफ्ट, थेफ्ट कमिट करते हुए, और इन कमिटिंग द थेफ्ट or in carrying away or attempting to carry away property obtained by the theft, the offense for that end voluntarily causes or attempts to cause to any person death or hurt or wrongful restraint or fear of instant death or of instant hurt or of instant wrongful restraint। ठीक हो गई। यहाँ पे कह रहा है कि आप थेफ्ट, हम पीछे पड़ गया है कि सिंपली आप मूवेबल प्रॉपर्टी अगले से उसको डिस्पोजेस कर देते हैं, छीन लेते हैं। यहाँ पे अब ये कह रहा है कि अगर आप उसको फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ के अंदर जो है लेके जाते हैं या इंस्टेंट हर्ट के अंदर या इंस्टेंट रॉन्गफुल रेस्ट्रेट के अंदर, तब आपकी जो थेफ्ट है वो रॉबरी में कन्वर्ट हो जाएगी। अब एक्सटॉर्शन आपकी रॉबरी कब बनती है? एक्सटॉर्शन इज रॉबरी if the offender at the time of committing the extortion is in the presence of the person put in fear and commits the extortion by putting that person in fear of instant death, of instant hurt or of instant wrongful restraint to that person or to some other person, and by so putting in fear induces the person to put in fear then and there to deliver up the thing extorted। यहाँ पे कह रहा है कि अगर आप ड्यूरिंग द एक्सटॉर्शन अगले बंदे को कत्ल करने की धमकी देते हैं, तो उसको भाई रेस्टोरेंट की कंबल धमकी देते हैं, या उस बंदे को जो है आप हमारी हर्ट पहुंचाने की जो धमकी देते हैं, तो ऐसी सूरत में आपकी जो एक्सटॉर्शन है वो रॉबरी में अच्छा convert हो जाती है। ठीक हो गया जी। इसकी इलस्ट्रेशन है, ये आप लोगों ने गौर से ए बी सी और डी देख लेनी है। अब डकैती, रॉबरी और डकैती में फर्क पूछा जाता है लॉ गार्ड के, एक क्वेश्चन ये भी आता है। रॉबरी, रॉबरी हमने पढ़ ली। डकैती क्या है? व्हेन 5 or more persons को jointly commit or attempt to commit a robbery, जब 5 बंदे या 5 से ज्यादा बंदे लूट मार करते हैं तो वो डकैती कहलाती है। रॉबरी कर रहे हैं 5 बंदे या 5 से ज्यादा, तो वो फिर रॉबरी नहीं कहलाएगी, वो डकैती बन जाएगी। समझ आ गई है?
रॉबरी और डकैती में सिर्फ इतना सा फर्क है कि रॉबरी 4 या 4 से कम बंदे करते हैं, ठीक हो गया, जो डकैती 5 या 5 से ज्यादा बंदे करते हैं। When 5 or more persons co-jointly commit or attempt to commit a robbery, or where the whole number of persons co-jointly committing or attempting to commit a robbery and persons present and aiding such commission or attempt amount to 5 or more, every person so committing, attempting or aiding is said to commit डकैती। 5 बंदे या 5 से ज्यादा बंदे रॉबरी कमिट कर रहे हैं तो वो रॉबरी नहीं कहलाएगी, डकैती कहलाएगी। और उन 5 के 5 बंदों को ये अज्यूम किया जाएगा कि हर बंदे ने अलग अलग, यानी कि हर बंदे ने ही डकैती कमिट की है। चाहे कोई गाल लेके खड़ा रहा, एक बंदा माल छीनता रहा, 2 बंदे गिनते रहे, 3 बंदे पहरे भी खड़े, सब ने डकैती कमिट कर दी है जी। ठीक हो गया जी, समझ आ गई है यहाँ तक? जी सर। ओके, आज के लिए यहाँ तक काफी है। कल से हम 392 से शुरू करेंगे। कल हमारा जो एक पाकिस्तान पिनल कोड है ये खत्म हो जाएगा, और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला 2 से 3 छुट्टियां हम लेंगे। फिर 21 को पेपर है, मैं वो पेपर दे के पाकिस्तान पिनल कोड का हम टेस्ट कंडक्ट करेंगे जी। ठीक होगा, 3 से 4 दिन आप लोगों को मैं वो दूंगा, आप लोग तैयारी कर लीजिएगा। हम फिर वेरी नेक्स्ट डे मेरे उस पेपर के इंशाअल्लाह हम टेस्ट कंडक्ट कर लेंगे, ताकि हमें पता चल जाए हमारी तैयारी कितनी होगी। राइट सर आपका पेपर बहुत अच्छा और इंशाल्लाह कामयाबी हो जी, आपको। इंशाअल्लाह ताला जी, बस दुआओं में याद रखिएगा। कल मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला। ठीक हो गया जी? इंशाल्लाह सर। जी टेक ठीक केयर हो, सर। थैंक अल्लाह यू, हाफिज। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज।